चाहिए। हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, या हमारी ये जो रिजर्वेशन है ये भिखारियों के लिए नहीं है, ये समाज को आगे बढ़ाने के लिए। क्योंकि पता है हमारे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि हमारी यूनिटी भी नहीं है। अब हम लोग यूनिटी के लिए सबसे ज्यादा परेशान हैं, और वो लोग यूनिटी की वजह से ही ग्रो कर रहे हैं, और हम लोग यूनिटी की वजह से खत्म हो रहे हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरे साथ खास मेहमान रोहिणी घाबरी हैं। एक बार फिर से इन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया है यूनाइटेड नेशन में, और भारत की शान को इन्होंने चार चांद लगाया है। रोहिणी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। और क्या था इस बार मुद्दा, और क्या लगा आपको? पिछली बार जो आपने बोला था और इस बार जो बोला, उसमें क्या अंतर था? देखिए, पहले तो मैं सभी दर्शकों को अपना जय भीम नमस्ते बोलना चाहूंगी। और मुझे अ, उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, सब कुशल मंगल हैं। देखिए, इस बार सेकेंड टाइम फिर यूनाइटेड नेशंस में 3 टाइम्स एक काउंसिल होती है जिसे ह्यूमन राइट्स काउंसिल बोलते हैं, HRC 54, 52, 53 ऐसे सीरियल वाइज। तो मैंने लास्ट टाइम 52 में रिप्रेजेंट किया था इंडिया को, और फिर इस बार मैंने 54 में रिप्रेजेंट किया, जो सितंबर में है, जो ईयर एंडिंग की होती है और जो ईयर की सबसे बड़ी काउंसिल होती है, जिसमें 200 प्लस मेंबर स्टेट्स मींस कंट्रीज आती है जो यूनाइटेड नेशन से कनेक्टेड है। लास्ट टाइम का मेरा मुद्दा आप सभी को पता है कि मैं दलित इश्यूज पे बोली थी, और मेरा उस टाइम पे मुझे कंपैरिजन करना था कि पाकिस्तान से, क्योंकि उस टाइम पे जो वॉर चल रहा था वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान था। तो उसमें मेरा एड ऑन, अपने स्टेटमेंट में मेरा एड ऑन था कि पाकिस्तान का कंपैरिजन मैं इंडिया से करूं। तो बीइंग अ दलित गर्ल, मेरे लिए वो एक कंपैरेटिवली वही था कि मैं दलित्स की सिचुएशन जो कहूं। अब बिकॉज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान मानते हैं, 1950 से जो संविधान देश में लागू हुआ उसे मानते हैं। तो मैंने उस संविधान को ही सबसे ऊपर तवज्जो देकर मैंने ये कहा कि दलितों की सिचुएशन, क्योंकि संविधान को बनाने के बाद एक्चुअल में अनटचेबिलिटी, जो हमारी जो अनटचेबिलिटी थी वो खत्म हुई है। कुछ गांव में कुछ परसेंट एट्रोसिटीज है, मैं उससे नकारा नहीं करना चाहती कि नहीं है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहब के बनाने के बाद भी दलितों की सिचुएशन में कोई चेंजेस नहीं आए, तो ये तो मेरा एक गलत स्टेटमेंट होगा। दलितों की सिचुएशन में चेंजेस आए हैं, वही मैंने कहा लास्ट टाइम। इस बार जो मेरा सिलेक्शन हुआ था, जो इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन एनजीओस के द्वारा जो मुझे रिप्रेजेंट करने का मौका मिला, उसमें मैंने कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बोला, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को जिस तरह से अभी एक अटैक चल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, जो अभी जिस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं लास्ट 6 मंथ्स में, तो मुझे लगा कि ये टॉपिक एक बहुत अच्छा है। और जिस तरह से अभी मैं जितना पॉजिटिवली मैं कॉन्स्टिट्यूशन की पावर और सक्सेस बताऊंगी कि लास्ट 75 ईयर्स में कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से आज हमारा देश कहाँ से कहाँ पहुंच गया, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया क्या है, महिलाओं को क्या दिया है, दलितों को क्या दिया है, देश को क्या दिया है, कितना सेक्युलर है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, किस तरह से सभी जाति धर्म के लोगों को एक समान अधिकार देता है हमारा संविधान, यही मैंने कहा। जी। जी। तो क्या रिस्पॉन्स था दुनिया के दूसरे लोगों का? देखिए, सबसे पहला तो मेरा फर्स्ट, मैं खुद अपने आप पे बहुत प्राउड फील कर रही हूँ, क्योंकि वहां पर नॉर्मली रीडिंग चलती है, स्टेटमेंट प्रॉपर लोग एक रीड आउट करते हैं पेपर के साथ। बट मेरी लास्ट 1 मंथ की प्रॉपर प्रिपरेशन थी, मैंने बहुत कंटेंट अपना पूरा बनाया, उसमें मैंने दिन रात जाके उसमें बहुत प्रैक्टिस की कि मुझे वहां पर जाकर किसी भी तरह से अपना कॉन्फिडेंस लो नहीं करना है, और मुझे विदाउट रीडिंग बोलना है, विदाउट पेपर बोलना है। क्योंकि मैंने जिस तरह की इंटरनेशनल स्पीच सुनी है अब तक, मेरा यही था कि मैं क्यों ना मैं भी एक ऐसी बेहतरीन स्पीच दे के आऊं। तो सबसे पहले तो सब शॉक्ड थे कि ये लड़की इतना कॉन्फिडेंट होकर पूरे स्टेटमेंट को, क्योंकि वहां पर 1 मिनट 30 सेकेंड्स मिलते हैं, एक स्टॉप वॉच लगी होती है प्रेसिडेंट के सामने, और उसके बाद आपका माइक ऑफ हो जाता है। तो उस 1.5 मिनट के अंदर आपको अपना कंटेंट बोलना होता है, जो भी आपका स्टेटमेंट है, जो ओरल स्टेटमेंट। तो वो मेरा एक प्रॉपर टाइमिंग के साथ मैंने प्रिपेयर किया, मैंने क्या बहुत आपके पास रीड दो आउट। मिनट है और आपने बिना पढ़े बोला? तो एक बार दर्शकों के लिए बोलिए। मान के चलिए कि यूनाइटेड नेशंस में आप बोल रही हैं और 2 मिनट में जो आपने वहां रिपीट कर दें, तो प्लीज, आई हमली अच्छा, नहीं नहीं, मैं करना चाहूंगी, मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ उसको लेकर। तो जिस तरह मैंने स्टार्ट किया था कि नमस्ते मिस्टर प्रेसिडेंट,
I am Rohini Ghauri from India, that is Bharat. Today I want to showcase the features of the most powerful and successful constitution in the world. The Constitution of India is the soul of world's largest democracy. Dr. B.R. Ambedkar, who is known as the father of the Indian Constitution, played a crucial role in ensuring that the Constitution guaranteed fundamental rights and equal protection before the law to all citizens, regardless of their caste or religion. We Indian women are grateful to B.R. Ambedkar for giving us rights under the Constitution, which mainly includes equality, dignity, and freedom from discrimination. Even the success of ISRO's Chandrayaan 3 moon mission demonstrated the capabilities of Indian women scientists. Mr. President, being a Dalit girl, I would like to say that without the constitution, change in our life was impossible. We Dalits worship our constitution because it is a miraculous book which freed us from the shackles of untouchability and gave us the right to live an equal life. Let us take inspiration from the Indian Constitution and work together as responsible world citizens to strive towards building a society which is equitable, inclusive, and just. Jai Bhim, Jai Bharat, Jai Samvidhan. I thank you, Mr. President. ये मैंने इतना इतना प्रैक्टिस किया था मैंने मिरर के सामने बैठ के, क्योंकि मुझे वो चांस जो मुझे मिला है, गोल्डन चांस मेरी लाइफ का, उसमें मुझे अपना 100% देना था। मुझे उसके रिजल्ट्स और कॉन्सिक्वेंसेस से कोई लेना देना नहीं कि मुझे उसके बाद कितना क्या मिलेगा, बट मुझे अपना 100% अपना परफॉर्म करना था, तो वो मैंने किया। क्या लग रहा है रोहिणी, अगर आप भारत में रही हैं, यहाँ से अब हायर एजुकेशन आपने स्विट्जरलैंड में लिया है, भारत का संविधान शानदार है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन सोचिए वो लोग जो संविधान की वजह से बड़े बड़े संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं, क्या सचमुच उनके मन से जाति के नाम पर जो डिस्क्रिमिनेशन है वो निकला गया है? आपको क्या लगता है? देखो, कुछ हद तक अगर हम कहें तो नहीं निकला है, कुछ हद तक निकला भी है। ये तो एक मेंटेलिटी जो हमारी अपब्रिंगिंग निकला में है जो या उनको कानून का डर है? अच्छी बात है ना, कानून का डर है तभी अगर वो निकला भी है या नहीं निकला है उस तरीके से। लेकिन ये मैं पर्सनली, टू बी फ्रैंक, मैंने तो अपनी लाइफ में ऐसा कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अभी तक किया नहीं है कि किस तरह का डिस्क्रिमिनेशन एक्चुअल में फील करना होता है। क्योंकि मैं नॉर्मल इंदौर शहर में पली बड़ी हूँ, एक अच्छे केंद्रीय विद्यालय स्कूल में पढ़ी हूँ, नंबर 1 यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की है मैंने। वहां पर मैंने एक बार मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंस हुआ था, तो मैंने खुल के फाइट, यही तो मैं कहती हूँ कि अगर हो भी रहा है तो उसकी फाइट कैसे करनी है ना, उसके लिए हमारे पास हथियार होना चाहिए, और वो हथियार है एजुकेशन। कि आपके साथ अगर कुछ होता है तो आप कैसे उसकी लड़ाई लड़ते हो और कैसे उसकी फाइट करते हो, तो वो एजुकेशन से पावर। तो हम जैसे लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करना या हम जैसे लोगों के साथ जातिवाद करने से पहले 10 बार सोचना होता है लोगों को, क्योंकि पता है कि हम तुरंत जवाब देंगे। आपने इंटरनेशनल फोरम पे भारत के बात को रखा, बहुत शानदार है। बस मैं समझना चाहता हूँ इंडियन के परिप्रेक्ष्य में रोहिणी, कि अगर जो आपने कहा, आपने शुरुआत में ही कहा कि गांव में अनटचेबिलिटी है, आज के डेट में अनटचेबिलिटी एक पनिशेबल ऑफेंस है भारत में। मेरा सवाल गांव से नहीं है, गांव की अनटचेबिलिटी से मेरा कोई लेना देना भी नहीं है। गांव में जो लोग जी। कर रहे हैं वो जेल जा रहे हैं। जो शहरों का जो कास्टिज्म है, और खासकर जो पावर सेंटर्स हैं, जैसे आप हायर एजुकेशन में गई, मैं तो चाहूंगा कि आपको भारत में भी काम करने का मौका मिले। और जो यहाँ जो अब जो कास्टिज्म है ना, वो अलग तरीके का है, पावर सेंटर्स का कास्टिज्म है। मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, स्पोर्ट्स, फिल्म, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इन सब में अगर कास्टिज्म नहीं होता तो जो 49% रिप्रेजेंटेशन है SC ST OBC का, जिनके साथ कास्टिज्म हुआ, जो अनटचेबिलिटी के शिकार रहे, जो एजुकेशनल बैकवर्डनेस है, जो सोशल बैकवर्डनेस है, वो तो फुलफिल हो जाना चाहिए था 50 सालों में, 75 सालों में। देखो, उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है?
हमारे लोग जो वहां पर कुछ चुनिंदा लोग पहुंचते हैं, वो कभी किसी की भी हेल्प नहीं करना चाहते हैं। अगर हम लोग एक चैनल बना देना, अभी आप यूएस में आप बिलीव करेंगे, एक डिस्क्रिमिनेशन का एक बहुत अच्छा मुद्दा और एक बहुत हॉट मुद्दा आया वहां पे, कि जो लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में और जो इंटरनेशनल कंपनीज एमएनसीज में जो यूएस में जॉब कर रहे हैं, तो उन्होंने अपनी कम्युनिटी को आगे बढ़ाने के लिए तमिल्स को बुलाना स्टार्ट कर दिया। कुछ लोगों ने साउथ इंडियंस को उस तरीके से बुलाकर, और वहां पर तो फिर वहां पर जब देखा कि यार इंटर्न भी वही आ रही है, तो वो लोग अपनी कम्युनिटी को कितना स्ट्रांगली बिल्ड करने के लिए विदेशों में भी जाकर काम करते हैं। अब ये चीज हमारे साथ नहीं है। अब आप बोल रहे हैं कि कुछ परसेंटेज हमारा फिल्म इंडस्ट्री हो गई, बॉलीवुड सेक्टर हो गया, या किसी और कंपनीज ये में। कुछ तो परसेंट नहीं है, यही अब वो भारत का पावर सेंटर्स है। मेरी बकरी कोई हाँक ले, मेरी गाय कोई ना चरने दे, मुझे कोई लकड़ी ना उठाने दे, मेरे साथ कोई खाना ना खाए, दिस इज नॉट, आई डोंट केयर। आई एम टॉकिंग अबाउट द पावर सेंटर्स। जो पावर सेंटर्स है जहां से सारे फैसले होते हैं। कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप प्रोफेसर नहीं है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं है, फिल्म में आप डायरेक्टर एक्टर नहीं है, मीडिया हाउसेस में आप एंकर और प्रोड्यूसर नहीं है या एडिटर नहीं है, बिजनेस में नहीं है आप। तो 75 साल में मतलब अगर कास्टिज्म खत्म हो जाता, भेदभाव खत्म हो जाता, तो ये रेशियो बढ़ना चाहिए था, क्योंकि जो साढ़े 49% रिजर्वेशन भी है, कम से कम शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का रिप्रेजेंटेशन बढ़ना चाहिए था, जो भारत में नहीं है। तो मैं इसे कैसे समझूं? मैं इसे इस तरह समझूं कि ये SC ST OBC का फेलियर है, या इसलिए समझूं कि उनके साथ आज भी कास्टिज्म हो रहा है? पहले उनको खाना साथ नहीं खाने देते थे, बैठने नहीं देते थे, उनको स्कूल नहीं जाने देते थे, अब उनको नॉट फाउंड सुटेबल लिख रहे हैं जब वो कॉलेज यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू देने जाते हैं तो। मीडिया में उनके लिए दरवाजे ऑलरेडी बंद हैं। नौकरियों में है तो आप सेक्रेटरी भी नहीं बन सकते हैं, आपका सीआर खराब कर दिया जाता है। और आपको पूरी, राजेंद्र प्रसाद सिंह एक सोशल साइंटिस्ट हैं, वो कहते हैं कि SC ST OBC के लिए भारत में नौकरी पा लेना आसान है, क्योंकि रिजर्वेशन है। डिग्निटी फुल तरीके से नौकरी पूरा कर लेना बहुत मुश्किल है। तो आप कैसे देखती हैं, और इसका क्या सॉल्यूशन आपको लगता है? क्योंकि आपके पास भारत का बुरा अनुभव ना हो, लेकिन आपने एक बेहतर मुल्क में रह रही हैं, बेहतर सोसाइटी को देख रही हैं, तो थोड़ा सा हो सकता है कि आप बताएं कि कैसे किया जाए कि ये रिप्रेजेंटेशन भी अच्छा हो और कास्टिज्म खत्म हो। देखो, कास्टिज्म खत्म तो अभी तक कोई नहीं कर पाया है, बहुत लोगों ने प्रयास किए। और इन लोगों का जो आप बता रहे हैं, जिस तरह के ये सेक्टर्स की हम बात कर रहे हैं, जो इंडस्ट्रियल एरिया हो गया, एमएनसीज हो गई, या बॉलीवुड सेक्टर हो गया, या इस तरह की बॉलीवुड इंडस्ट्री हो गई, अब इसमें इन लोगों का हिडन एजेंडा और हिडन माइंडसेट क्या है, इसको अभी हम नहीं पकड़ पा रहे हैं कि वो एक्चुअल में हमारे साथ बैठते भी हैं, हमें अपनी पब्लिक गैदरिंग में बुलाते भी हैं, लेकिन जब बात आती है प्रोग्रेस करने की, या कुछ भी किसी को प्रमोट करने की, वहां वो लोग हमें तवज्जो नहीं दे रहे हैं। तो उसके पीछे अब मैं तो अब यही बोलूंगी कि अब हमें अपनी पावर, अपनी यूनिटी, क्योंकि पता है हमारे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि हमारी यूनिटी भी नहीं है। अब हम लोग यूनिटी के लिए सबसे ज्यादा परेशान हैं, और वो लोग यूनिटी की वजह से ही ग्रो कर रहे हैं, और हम लोग यूनिटी की वजह से खत्म हो रहे हैं। आप पूरा यूरोप घूमती हैं, जब वहां भी रेसिज्म था, वहां भी काले गोरे का भेद था, लेकिन वहां के जो गोरे लोग थे उन्होंने समझा, जबकि वहाँ ब्लैक की संख्या बहुत कम है यूरोप में। यूरोप में, अमेरिका में या इंग्लैंड में या फ्रांस में वो अल्पसंख्यक हैं। जो शोषक लोग थे उन्होंने अपनी माइंडसेट को बदला, वो बेहतर इंसान बनने की तरफ बढ़े। क्या वो भारत में संभव नहीं है कि जिन कम्युनिटी पर शोषण का आरोप लगता है वो उस वहां से रिफॉर्म हो, वो निकले, वो कहें कि नहीं, वी हैव टू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन, वी हैव टू बिलीव इन इक्वालिटी फ्रेटर्निटी। अच्छा, इसके पीछे का कारण क्या है कि जो कम्युनिटी कर रही है, जिस तरह का शोषण, एट्रोसिटीज हो रही है जहां पर, जो गांव में टिपिकली, या जो शहरों में जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि हो रही है, इन लोगों के क्या अंदर मैं डर बोल क्यों रहा हूँ नहीं? आपको लगता है ये झूठ है? नहीं 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 नहीं, मैं तो बिलीव करती हूँ, मैं तो लिखती हूँ ट्विटर पे, मैं तो बिल्कुल खुल यू के आर यू इसके आर लिए यू आर ट्रूली फॉर्चुनेट कि आपके साथ ऐसा हायर एजुकेशन में नहीं हुआ। आपने ग्रेजुएशन किया यहाँ से या मास्टर किया है? मैंने बोथ, मैंने ग्रेजुएशन किया है बीबीए इन फॉरेन ट्रेड, मैंने एमबीए किया है मार्केटिंग में। मेरा प्रॉपर एजुकेशन वहीं से हुआ है, डीएवीवी यूनिवर्सिटी, जो ए ग्रेड यूनिवर्सिटी है मध्य प्रदेश की, और वो इंदौर में है। वो सरकारी इंस्टीट्यूट है? हाँ,
उसके लिए एक सीईटी एग्जाम होती है, जो ऑल इंडिया लेवल पर एक एग्जाम होती है सीईटी, वो क्रैक करके फिर मेरा यू एडमिशन आर हुआ। सच यू आर सच ट्रूली फॉर्चुनेट, अदरवाइज यहाँ तो रोहित वेमुला और डॉक्टर रितु होना पड़ता है। हर पिछले पिछले 5 सालों में 25,000 बैक ड्रॉप है, ड्रॉप आउट है आईआईटी आईआईएम से एस सी एस टी ओबीसी के स्टूडेंट्स का। मतलब सरवाइव, एक बार एंट्री के बाद सरवाइव नहीं करने दे रहे, जो डॉक्टर रितु के साथ हो ड्रॉप रहा है। आउट है, ड्रॉप आउट है, सुसाइडल केस है। नहीं, आई अंडरस्टैंड कि वो सिचुएशन, उस तरह की फीलिंग और किस तरह का प्रेशराइज्ड होता है, क्योंकि कितना मुश्किल है कि हम लोग किस माहौल से निकलकर यहाँ तक, एक एडमिशन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है, उस एडमिशन की प्रोसेस कितनी इंपॉर्टेंट होती है। हमें एबीसीडी से लेकर जेड तक का पूरा प्रोसेस खुद से करना होता है, हमारा कोई हेल्पिंग हैंड या कोई भी गार्जियन नहीं होता है, किसी भी तरह का गॉडफादर नहीं होता है कि आ जाओ बेटा बस आकर तुम्हारा हेल्प कर दे या तुम्हारे एडमिशन में। हमें तो सब कुछ खुद से करना होता है। उसके बाद हमारी जब आप वो एंट्रेंस के बाद एक्सपीरियंस आप एक्सपीरियंस बता रही थी, आपके साथ कुछ हुआ तो आपने कैसे उसको हैंडल किया? मेरे साथ एक जब मैं एमबीए कर रही थी मार्केटिंग में, तो मुझे स्कॉलरशिप मिलती थी तब भी, क्योंकि मैंने बताया कि मेरा सीईटी के थ्रू सिलेक्शन हुआ था वहां पर काउंसलिंग में। तो वहां पर भी मुझे, एमबीए में भी मुझे स्कॉलरशिप मिली थी स्टडीज में। तो कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि तुम लोग तो भीख के पैसों से पढ़ते हो, तुम लोग तो स्कॉलरशिप तुम्हें सरकार हमारे टैक्स से देती है। उसके लिए मुझे कई लोगों ने, कुछ लोगों ने कहा कि चलो एफआईआर करते हैं, नहीं तुम्हें एक्शन लेनी चाहिए, ये करना चाहिए। लेकिन मैंने उनको प्रॉपर, पूरा एक 20-30 लोगों का ग्रुप था जो अपर कास्ट से बिलोंग करते हैं, वो पूरा यूनाइट हो गया मेरे अगेंस्ट कि हाँ ये बिल्कुल। I don't believe someone is lower caste and upper caste. I just believe in constitution. We just call इवन them आई general बिलीव इन category. कॉन्स्टिट्यूशन, ऑफ कोर्स ये अपर Just, कास्ट लोअर just कास्ट call तो आप them. हमारे। We should just call them general category. एग्जैक्टली, जनरल कैटेगरी। सो Thank you. उन लोगों के साथ जब मेरा डिस्कशन हुआ, क्योंकि मेरा स्टार्टिंग से ही मेरा प्रोग्रेसिव माइंडसेट, और हर हर चीज में, किसी भी तरह की कंपटीशन में मैं मैं नेशनल प्लेयर रही हूँ वॉलीबॉल की, तो मैं कैप्टन थी अपनी टीम की। तो हमेशा हमेशा हर चीज में मुझे फर्स्ट पोजीशन पसंद आती थी लाइफ में, कि मुझे जो भी करना है बेस्ट, जो भी करना है बेस्ट। तो वो एक बहुत बड़ा इश्यू बन गया था। मैंने अपनी यूनिवर्सिटी को भी रिप्रेजेंट किया, मैं वहां से भी खेलने गई वॉलीबॉल। तो ये मुझे लगता है कि एक वो जेलेसी फैक्टर आ जाता था कि यार ये लड़की इतना ग्रो कर रही है, हमारे पैसों से आकर पढ़ रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा मुद्दा हुआ था, उस पर मैंने प्रॉपर फाइट किया था। इवन मैंने अपने पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व नहीं किया था उस लड़ाई में। फिर उन्हें सॉरी बोलना पड़ा कि हाँ हम लोग हमारी मिस्टेक को रियलाइज करते हैं, अदरवाइज उनके खिलाफ एक्शन होता, एफआईआर कराना या जो भी करना उस तरीके से। लेकिन एक प्रॉपर स्टूडेंट सब, वो मेंटेलिटी स्टार्टिंग में कि पेरेंट्स का फिर कि हम लोग वहां पर 1-1 लाख की फीस भर रहे हैं, 50-50 हजार की फीस भर रहे हैं, और तुम तो फ्री एजुकेशन ले रही हो, हमारे साथ बैठकर तुम ग्रेजुएट हो रही हो, एमबीए कर रही हो। तो वो सारी चीजें, तो वो फाइट किया। आज वो लोग पता नहीं कहाँ आपको कहाँ नहीं लगता पोजीशन। ये ऑफेंस है? आप ये ऐसे बोलने वालों को सजा होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, या हमारी ये जो रिजर्वेशन है ये भिखारियों के लिए नहीं है, ये समाज को आगे बढ़ाने के लिए है। आपके और कॉलेज जिस में तरीके, जब आप स्विट्जरलैंड में हैं तो आपके कॉलेज में वहां भी आपने पढ़ाई किया, वहां तो बहुत डाइवर्सिटी होगी, दुनिया भर के स्टूडेंट होंगे। तो मेरी वहाँ क्लासरूम में या मेरे साथ ही कम से कम 50+ कंट्रीज के स्टूडेंट्स हमारे साथ होते हैं, जो अलग अलग कंट्रीज से आते हैं। और उसमें, स्कॉलरशिप जी, स्कॉलरशिप लेके आते होंगे, तो उनके वहां भी कोई ऐसे बोलने की हिमाकत कर सकता है? नहीं नहीं, यहाँ तो अगर मैंने बताया कि मुझे स्कॉलरशिप मिली है, तो वो मुझे एक मोस्ट इंटेलिजेंट और ब्रिलियंट गर्ल की उपाधि दे देते हैं कि ये बहुत ब्रिलियंट है, दैट्स वाई उसको स्कॉलरशिप मिली है। अभी मेरी यूएन की, जिस तरह से मेरे पूरे कॉलेज के ग्रुप्स में यूएन में मैंने रिप्रेजेंट किया, तो बहुत प्राउडली सब स्टूडेंट्स ने और सभी प्रोफेसर्स ने शेयर किया कि देखो हमारे कॉलेज की लड़की। तो यहाँ तो हर एक चीज को, अगर यहाँ तो स्कॉलर होना एक बिग वैल्यू होती है, कि आपको एक वैल्यूएबल इंसान समझते हैं। वो बोलते हैं कि आपने ऑलरेडी अपना जो दिमाग का बौद्धिक विकास से जो क्षमता है, ऑलरेडी आप दिखा चुके हो, क्योंकि आप स्कॉलर हो, तो ये बिलीव करते हैं। तो एक एक अलग रिस्पेक्ट दी जाती है, नेक्स्ट लेवल रिस्पेक्ट होती है। इवन जो मेरी सुपरवाइजर है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल ही देती हूँ कि मैं क्रोएशिया गई, वहां पर उन्होंने मुझे स्पेशली इनवाइट किया। मेरे कॉलेज का एक फंक्शन था, ऑटो 2030 करके, तो उसमें मुझे बुलाया। तो मेरी सुपरवाइजर बिग बिलियनियर्स और इंटरनेशनल पीपल के सामने मुझे उस तरह से इंट्रोड्यूस कर रही है कि ये रोहिणी, और ये
बहुत ही इंटेलिजेंट स्कॉलर है हमारी, और ये हमारे कॉलेज की शान है। तो मीन्स व्हाट दे फील कि वो जिस तरह से, आप एंड स्मृति शी इज ईरानी ऑल्सो। से भी मिली थी, वो कैसा था? वो आप लोग कहीं गई थी, नॉर्वे या स्वीडन, नॉर्वे ना? नहीं नहीं, वो स्विट्जरलैंड में ही आई थी। वो यहाँ पर दावोस में इंटरनेशनल एक ओके समिट ओके, होती आई है एम हर सॉरी। हाँ साल। हाँ हाँ। हाँ हाँ। जो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ऑर्गेनाइज कराता है, उसमें ईयरली वो जनवरी में होता है। इस साल भी जनवरी में वो आएंगे, हो सकता है कोई और मिनिस्टर्स आए यहाँ पर। तो जब फर्स्ट टाइम मैंने भी उन्हें इंट्रोड्यूस किया, जिस तरह से वहां पर वुमेन एम्पावरमेंट का एक डिस्कशन था, एक पैनल बुलाई गई थी जिसमें न्यूजीलैंड की एक्स प्रेसिडेंट आई थी, प्राइम मिनिस्टर आई थी, और दूसरी एक ऑस्ट्रेलिया की थी, और एक न्यूजीलैंड एम्स्टरडेम की थी। तो एक अलग अलग कंट्रीज के लोग थे, इंडिया से हमारी स्मृति ईरानी जी आई थी। तो एक प्रॉपर, तो जिस तरह से वो अपने बता रही थी कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हमने लैक्स ऑफ मिलियंस ऑफ टॉयलेट्स बनाए, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि जस्ट बिकॉज ऑफ टॉयलेट्स लड़कियां स्कूल नहीं जाती थी। और पीरियड्स प्रॉब्लम में जैसे हम लोगों ने सैनिटरी नैपकिन्स और पैड्स वगैरह अवेलेबल कराए, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। तो मोदी जी ने जिस तरह से ये ग्रो करने के लिए काम किया, और फिर वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन, तो वो उसका पूरा डिस्क्राइब कर रही थी, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दे रही थी इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल। तो वहां पर मुझे जैसे लाइक उन्होंने 2-3 स्पीकर्स को अलाउ किया कि 2-3 ऑडियंस में से कोई बोलेंगे, तो मुझे उन्होंने माइक दिया। पहले वो लोग, मुझे कोई भी नहीं जानता था कि हुए मैं कहाँ से आई हूँ क्या, बट जैसे ही मैंने इंट्रोडक्शन दिया, वहां से इंडियन मीडिया भी आई थी, न्यूज 18 और आज तक, और ये राहुल कनवाल जी भी आए थे, बहुत लोग आए थे। तो उन्होंने जैसे ही मैंने इंट्रोडक्शन दिया कि मैं इंडिया से आई हूँ और यहाँ पर स्विट्जरलैंड में मैं पढ़ाई कर रही हूँ, और एक छोटा सा एग्जांपल कि मेरी मम्मी सफाई कर्मी है, और आज मैं स्कॉलरशिप के बेसिस पे यहाँ तक पहुंची हूँ, और आज आप लोगों के सामने बैठकर अपना बोल पा रही हूँ, ये मैं अपने आप को एक बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ। तो जैसे ही मैंने कहा, तो बहुत अट्रैक्ट हुई स्मृति में। मेरा ये फर्स्ट मीटिंग था उनके साथ, वो बहुत अट्रैक्ट। उसके बाद 1 घंटे हम लोग साथ में स्पेंड किया। फिर उन्होंने मुझे कुछ और लोगों से मिलवाया, इवन सभी एनडीटीवी वगैरह के रिपोर्टर से भी कहा कि इसका इंटरव्यू लीजिए, ये हमारे देश का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। एग्जैक्टली exactly. ये उनके वर्ड्स थे। ये मैं अच्छी एग्जैक्ट बात। वही वर्ड्स बोलना चाहूंगी। फिर क्या उन्होंने कुछ ऑफर नहीं किया आपको कि आप भारत आइए, अपने देश के लिए काम कीजिए? नहीं, उन्होंने तो जो वहां के प्रेसिडेंट और कमिश्नर्स थे, उन्हें ये कहा कि अभी से यहाँ पर जॉब दो, ये उनके वर्ड्स थे। जिसपे हमारी एक हंसने वाली बहुत फोटो वायरल होती है कि हम 3-4 लेडी हंस रही हैं एक साथ। तो उसमें वो ये बोलती है कि अब ये हमने इंडिया से यहाँ तक इसको भेजा है पढ़ाने, मतलब पढ़ने मोदी के जी लिए ने एक स्कॉलरशिप। और काम किया अभी, भारत में एक बहुत लंबे समय से डिमांड थी वुमेन रिजर्वेशन की। हाँ तो हाँ 33% मात्र रिजर्वेशन मिला है। 50% महिलाओं की आबादी है, आधी हाँ आबादी हाँ। माने तो। थर्टी जी, थ्री परसेंट आबादी है, लेकिन उसमें SC ST OBC वुमेन के रिजर्वेशन नहीं है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? एक पॉलिटिकल सवाल देखिए, है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये वुमेन रिजर्वेशन जो आया है, मैं इसका पूर्ण पूर्ण रूप से समर्थन करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि ये बहुत अच्छा हुआ। बट वाई 33%? अगर पॉपुलेशन और इक्वालिटी में अगर बात कर रहे हैं, तो वाई नॉट 50%? 50% आए, पहली बात। दूसरी बात कि मैं ये मानती हूँ कि जो महिलाएं हैं, हम हर महिलाओं को एक प्लेटफॉर्म पे लाकर खड़ा नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो लेडी है। उनकी जो जर्नी है, उनकी लाइफ है। एक महिला गड्ढा खोदने जाती है, एक महिला खेत में काम करने जाती है, एक महिला घर की सफाई करती है, एक महिला सफाई कर्मी है। और उनके साथ साथ हम लोग उन महिलाओं को एक पैनल में, एक चैनल में लाकर नहीं बैठा सकते हैं। तो हमें, जब उनकी जर्नी अलग है, तो उनका जिस तरीके से मुझे लगता है कि SC ST महिलाएं और OBC महिलाओं को एक अलग रेशियो देना चाहिए, जिस जिस जो रेशियो एक्चुअल में उनके लिए हो। अदरवाइज ये होगा कि जो वही है ना, जो थिएटर के टिकट खरीद सकता वही मूवी देखेगा, उसी को सीट मिलेगी, और जो नहीं खरीद सकता वो तो बाहर खड़ा, डजेंट मैटर, उन्हें तो थिएटर फुल करने से मतलब है। तो ये वो वाला एग्जाम्पल है। तो मुझे लगता है कि जो एक्चुअल में रिजर्वेशन तो दिया जाए 50% का, मैं समर्थन करती हूँ, लेकिन SC ST OBC महिलाओं का रेशियो एक अलग से डिसाइड किया जाए कि इतने परसेंट इन महिलाओं का रिजर्वेशन एक्चुअल होना चाहिए। ये मुझे लगता है। विल यू क्योंकि कैंप जब, हाँ, क्योंकि आप सोचिए कि जिस, आप विल यू कैंपेन फॉर दिस बिकॉज यू आर सच ए ग्लोबल फिगर फॉर इंडिया?
यू रिप्रेजेंट्स इंडिया इन ग्लोबली। अगर मुझे मौका मिलता है तो ऑफ कोर्स मैं बोलना चाहूंगी, और मुझे जहां भी मौका मिला मैं इसके लिए बोलूंगी। और जिस तरह से You should फ्यूचर also डिसाइड हो। request the woman child and welfare minister Smriti ji. You should at least request her. हाँ, मैंने अभी अभी तक उनसे बात करने का कुछ इस तरह से किया नहीं है, लेकिन अगर मुझे इन फ्यूचर बात की तो मैं बात करूंगी उनसे इस पे, रिप्रेजेंटेशन पे। और जिस तरह से वो कैंपेनिंग की बात आप कर रहे हैं, मुझे मौका मिलता है। देखिए, 3 इयर्स में अगर आपने मेरी जर्नी में देखा है तो मैं फॉरेन आ चुकी हूँ, मेरी लाइफ ऑलरेडी सेटल्ड हो चुकी है। एज अ स्टूडेंट मैं नवंबर में मुझे डिग्री मिल जाएगी, मैं अपने पेरेंट्स को अपने कॉन्वोकेशन के लिए बुला रही हूँ यहाँ पर। क्योंकि एक वो ड्रीम होता है कि हमें इंटरनेशनल, और वो भी पीएचडी की उपाधि और डिग्री मिले। और मेरी मम्मी को मैं वो फीलिंग देना चाहती हूँ कि मम्मी देखो कहाँ से हमने शुरू किया था, कैसे तुम हमें छोड़कर झाड़ू लगाने या काम करने जाती थी, और आज भी मेरी मम्मी काम करती। कुछ लोग बोलते हैं कि इसके पापा कांग्रेस के लीडर है, मेरे पापा को कांग्रेस का एक ठप्पा लगा हुआ है, लेकिन वो एक सच्चे समाज सेवक है। वो समाज के लिए आप उनकी पूरी प्रोफाइल उठा के देख लीजिए, वाल्मीकि समाज के लिए सबसे ज्यादा आवाज वो उठाते। आज जो ये क्या नाम महिलाओं है के ऊपर, उनका? मेरे पापा का नाम शिव घावरी है, आप उनको सर्च कीजिए, उनके फेसबुक प्रोफाइल देखिए। आज उनको अगर ग्रो नहीं कर पाए वो, उसका भी कारण ये है क्योंकि एक वो सच्चे समाज सेवक है। तो उनका पैसा अगर, रोहिणी रोहिणी रोहिणी, आप आपकी पीएचडी पूरी हो जाएगी, आप जॉब भी कर रही हैं, तो आप मतलब आप भारत को रिप्रेजेंट कर रही हैं, सब हम लोग के लिए प्राउड मोमेंट है एज ए इंडियन सिटीजन। तो क्या आप आगे क्या सोचा आपने कि भारत में काम करेंगी या आप अभी स्विट्जरलैंड में ही काम करेंगी? देखिए, सेटलमेंट का मैंने क्या कहा, मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ, मैं वही एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि ये 3 इयर्स में जो मैंने सीखा, जो मैंने एक्चुअल एक्सपीरियंस किया, जो मैंने अपने आप को बिल्डअप किया। 3 साल पहले वाली रोहिणी बिल्कुल डिफरेंट थी, एक शाय नेचर की और एक अलग पर्सनैलिटी की। आज मुझे जो लाइफ के एक्सपीरियंस ने, अपार्ट फ्रॉम माई पीएचडी, पीएचडी तो मैंने की है, मेरा प्रॉपर एजुकेशन हुआ है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम माई पीएचडी मैंने जो अपने आप को जो बिल्ड किया है एज अ वुमेन, वो बहुत बड़ा पॉइंट है। और फिर मुझे लगता है कि लड़कियों का लाइफ यही नहीं होना चाहिए कि शादी कर ली, इन फ्यूचर बच्चे कर लिए और स्टॉप। नहीं, हमें अब हमारी समाज को उन महिलाओं की भी जरूरत है जो समाज के बारे में सोचे, जो समाज को रिप्रेजेंट करे, जो देश को रिप्रेजेंट करे, जो पावरफुल हो। मैं कभी भी इन 3 सालों में एक दिन भी ऐसा नहीं गया कि मैंने अपने लोगों की स्थिति को नहीं देखा या उनके दर्द को महसूस नहीं किया। मैं एक यंग गर्ल हूँ, मैं यहाँ की चकाचौंध में लिप्त होकर भूल सकती हूँ समाज को, यहाँ पे सेटल्ड हो सकती हूँ, यहाँ की सिटीजनशिप ले सकती हूँ। गर्ल हूँ, किसी भी स्विस सिटीजन से शादी करके स्विस पासपोर्ट ले सकती हूँ, जो एक्चुअल में लड़कियां लेती है। मेरे साथ की 5 लड़कियों ने यहाँ के स्विस सिटीजन से अलग अलग शादी की है और दे आर हैप्पी। बट मैंने कभी भी वो रास्ता चूज नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी समाज की स्थिति क्या है, मेरे लोगों की स्थिति क्या है, मुझे जाकर उनके लिए काम करना है। और मैं तो मतलब बिल्कुल, आप और वहां सेटल नहीं होंगे, आप इंडिया लौटेंगी? मैं इंडिया लौटना चाहती हूँ, टू बी फ्रैंक। मेरा यहाँ पर मैं भारत एक से दो हर साल साल 3 लाख बच्चे जा रहे हैं, भारत छोड़ रहे हैं। यू वॉन्ट टू रिटर्न कम इन इंडिया? हाँ, क्योंकि मैं अपनी सेल्फ लाइफ और अपने सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोच रही हूँ ना। अगर मैं अपने सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में सोचूं, तो मैंने कहा ना कि मैं आज भी लाखों में कमाती हूँ, एक अच्छी जिंदगी जीती हूँ। वो जो सपने देखते हैं लोग कि हाँ ऐसा हमारी जिंदगी में परिवर्तन 10 साल बाद आएगा, वो परिवर्तन मेरी जिंदगी में ऑलरेडी आ चुका है। आज मैं बहुत कुछ अच्छा कर सकती हूँ अपने लिए, सब कुछ एक प्रॉपर सेटल्ड लाइफ जी सकती हूँ। आफ्टर पीएचडी मुझे 8-10 लाख की नौकरी यहाँ पर मिल जाएगी, और एक एक अकेली लड़की के लिए 8-10 लाख की नौकरी बहुत होती है पर मंथ। तो मैं बहुत हेल्प कर सकती हूँ अपने लोगों को और एक बहुत लग्जरी लाइफ जी सकती हूँ। लेकिन वही है ना, जो एक वो समाज सेवा है वो अंदर से जा नहीं रही है। हर दिन मैं मम्मी, सोचती हूँ कि ये, मैं आपके अगर रिश्तेदार होता, मम्मी पापा होता या भाई होता या कोई, तो मैं तो कहता कि आप वहीं रहिए। ऐसे सारे लोग नहीं। समझा रहे होंगे। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने क्या कहा कि मुझे अगर मौका मिला तो मैं बच्चों को भेजने का काम करूंगी। मैं, हो सकता है कि 2-3 साल बाद मुझे इंडिया आना पड़े तो मैं लौटूंगी, बिल्कुल पढ़ाई यहाँ पर करूंगी। 1-2 साल मुझे जॉब एक्सपीरियंस भी लेना हुआ तो मैं वो भी करूंगी, अपार्ट फ्रॉम माई एजुकेशन में ये भी साथ में करके। इवन मैं अभी भी जॉब करती हूँ, लास्ट 3 ईयर से ही मैं अपने अलग अलग कामों में अपने एक्सपेंसेस के लिए यहाँ पर खर्चे के लिए काम करती हूँ।
और इन फ्यूचर में भी करूंगी। लेकिन मैंने कहा ना कि वो दर्द मेरा, अब मैं बार बार, मेरे पापा भी एग्जाम्पल देते हैं, इवन मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं वापस लौटूं। पापा बोलते हैं कि अगर बाबा साहब भी उस चकाचौंध में लिप्त हो जाते तो क्या भारत का संविधान बनता? क्या वो हमारा देश या हमारी समाज आगे बढ़ता? मतलब क्या तुम वहां पर पढ़ने पूरी जाती? फैमिली मूवमेंट से जुड़ी हुई है। टू बी फ्रैंक, अगर आप देखा जाए, मतलब कुछ लोग बस ये टैग की वजह से कई बार मुझे क्रिटिसाइज और ट्रोल करते हैं कि मैं कांग्रेसी हूँ, कांग्रेसी हूँ, और मेरे पापा कांग्रेसी हैं। बट मेरे पापा ने अगर मुझे एग्जाम्पल दिया है ना, हमारे जो स्टडी रूम में सबसे बड़ा पिक्चर देखेगा लगा हुआ है तो वो बाबा साहब का है, वो भी पढ़ते हुए। चारों भाई बहन, मेरी बहन छोटी अभी मेडिकल ऑफिसर है, उसकी गवर्नमेंट जॉब है, दमोह में है वो पोस्टेड। और मेरी थर्ड सिस्टर एलएलबी फाइनल ईयर चल रहा है उसका, फोर्थ ईयर वो कंप्लीट कर रही है। भाई अभी इंजीनियरिंग उसकी स्टार्ट हुई है, नंबर वन कॉलेज है जो मध्य प्रदेश का, उसमें अभी वो जीएसआईटीएस में इंजीनियरिंग कर रहा है। तो पापा ने हम चारों भाई बहनों की जो हमारी जो अपब्रिंगिंग हुई है वो हुई है, इस तरह से हुई है। अब लोग बोलते हैं, आपको पता है पापा एक और महिला के आपके तौर पे, पापा एक सोशल वर्कर हैं, माँ सफाई कर्मचारी, और सारे बच्चों पर इतना पढ़ाया लिखाया उन्होंने। उन्होंने कभी अपनी जिंदगी देखी नहीं है ना। जो सैलरी का पार्ट होता था वो पूरा एजुकेशन में ही जाता था, पूरा गरीबी, हमारी कोई एक्स्ट्रा इनकम। इस पर तो फिल्म बननी चाहिए। मैं डायरेक्टर तो नहीं, लेकिन मैं एक शॉर्ट फिल्म बनाना चाहूंगा। भविष्य में अगर हम चारों भाई बहन अपने मुकाम पे पहुंचे, और जिस दिन में हम, मेरे पापा बोलते जिस दिन मम्मी रिटायर होकर आएगी ना, उस दिन तुम चारों एक हीरे की तरह खड़े होगे और वही तुम्हारी हमारी विरासत होगी। हमें घर नहीं बनाना। मेरे पापा एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा देते हैं समाज को, कि मैंने घर बनाने में, संपत्ति बनाने में अपनी एनर्जी, अपना पैसा नहीं लगाया। मैंने लोग, बच्चों को बनाया, मैंने इंसान बनाए। और ये इंसान मतलब जो बच्चे बनाए, मतलब एक तरीके से उनकी पढ़ाई के लिए, उनका बौद्धिक विकास। आज मेरी, मतलब मेरी एक एक्चुअल एज अभी 30 स्टार्ट हुई है, मेरा बर्थडे था। अभी 30 साल की उम्र में माता पिता का सबसे बड़ा सवाल होता है कि शादी करनी है ये। मेरे बाबा बोलते हैं नेक्स्ट क्या। इवन आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे दादाजी बोलते हैं शादी तो सब लड़कियां करती है, तू बड़ी ऑफिसर बन, तू समाज का सम्मान है, तू परिवार का सम्मान है। मेरी छोटी बहनों की शादी हो गई है, अंकल की बच्चों की, उनके बच्चे भी हो गए। पर मेरे दादाजी, सोचिए आप, जो एक गांव से निकल के आए, आप वो शादी ही। करना डिनाई मत कीजिए। तो लोग, ऐसा नहीं है, शादी करना भी जरूरी। वो भी एक एक है। नहीं, जरूरी होता तो फिर 100% लोग इस दुनिया में शादी करते। क्यों मायावती जी ने क्यों नहीं की? तो क्यों अटल बिहारी जी ने क्यों नहीं की? क्यों अब्दुल अब्दुल कलाम आजाद जी ने क्यों नहीं करी? क्यों नहीं की? क्यों राहुल गांधी शादी नहीं कर रहे हैं? आप शादी ना करने को प्रमोट कर रही हैं। नहीं, मुझे अगर लाइफ में लगा कि हाँ एक एक वक्त के बाद करना चाहिए तो करूंगी, ऑफ कोर्स करना चाहिए। विल यू ज्वाइन पॉलिटिक्स? यस, ऑफ कोर्स। ये तो मैं बोलना चाहूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे जैसे लोगों को राजनीति में, हमारे जैसे लोगों की जरूरत है राजनीति में, जो एक्चुअल इमेज, पावर के साथ काम करना चाहते हैं। मैंने अभी तक अपनी इमेज को क्रिस्टल क्लियर रखा है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि मैं कभी भी दबाव की राजनीति नहीं करना चाहती हूँ, कि कभी भी किसी तरह का मुझ पर दबाव हो। और वो मैं जो करना चाहूंगी, उसका मुझे एक 100% फ्रीडम होना चाहिए। मैं प्रॉपर आजाद रहना चाहती हूँ। उसका कारण ये है कि मैंने अभी तक अपने आप को बिल्कुल एक परफेक्ट इमेज बना के रखी है, कि कौन प्रॉपर सी मेरी हर पार्टी चीज। आपको पसंद है भारत में? कौन सी राजनीतिक पार्टी आपको पसंद है? ये पर्सनल सवाल है। ये अच्छा सवाल नहीं है। टिपिकल क्वेश्चन। मुझे नहीं लगता कि मुझे इस तरह से अभी किसी भी पार्टी का नाम लेना चाहिए। अभी तो मैं किसी भी पार्टी से काम नहीं कर रही हूँ, ना मैं किसी भी पार्टी को सपोर्ट करती हूँ। हाँ, मैं व्यक्ति विशेष, अपने बहुजन लीडर्स को जरूर मैं प्रमोट करती हूँ, और मैं सबको करती हूँ। मायावती जी को करती हूँ, आकाश आनंद को करती हूँ, आकाश आनंद जी को करती हूँ, और चंद्रशेखर जी को करती हूँ, चिराग पासवान जी को करती हूँ। मैं तो सभी को, कि जो लोग हमारे लिए काम कर रहे हैं उनकी, उनको प्रमोट करती हूँ एज ए एक्टिविस्ट। मेरा भी किसी भी पार्टी से कोई, किसी भी तरह का कोई वो नहीं है, ये कनेक्शन। पॉलिटिकल आंसर है। आपको पॉलिटिक्स जाना चाहिए। आप तो राजनीति कर रही हैं। ओ माय गॉड। नहीं नहीं ये नहीं, पूरा ऐसा नहीं है। पॉलिटिकल आंसर है। मैं किसी पार्टी को अभी प्रेफर नहीं करूँ, इससे बड़ा कोई पॉलिटिकल आंसर ही नहीं हो सकता। खैर, आगे बढ़ते हैं। ये एक सवाल है, बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं आपसे जो बच्चे विदेश जाना चाहते हैं, आप खासकर स्विट्जरलैंड, यूरोप या अब्रोड, उनको क्या हम्म। सलाह देंगी और कैसे वो प्रिपरेशन करे?
देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपनी बैचलर्स और अपने मास्टर्स पे प्रॉपर कंसंट्रेशन करें। उसको इंग्लिश मीडियम में करें, खासकर हमारे बच्चों के लिए। कोशिश करें कि आपके मोर देन 70%, क्योंकि आपकी जो प्रोफाइल बनती है स्कॉलरशिप के लिए या फॉरेन जाने के लिए, वो आपकी ग्रेजुएशन से बनना स्टार्ट हो जाती है। अभी मैंने एक कॉलेज के साथ टाई अप किया है। मैं अभी एक विद इन 15 डेज बहुत अच्छे से प्रमोशन करना चाहती हूँ। एक कॉलेज के साथ मेरी पार्टनरशिप हुई है, जिसमें मैं इंडिया के बच्चों को प्रमोट करके इंडिया के बच्चों को यहाँ पर लेकर आऊंगी पढ़ने के लिए। उसमें 25 लाख का एमबीए हम लोग कराएंगे। उसके साथ साथ हमारा रहना खाना अरेंजमेंट वीजा पूरा वन स्टॉप स्टेशन, उसमें मैं बच्चों की हेल्प करूंगी। यहाँ तक कि अगर एजुकेशन लोन जो लेकर आना चाहते हैं, उनके एजुकेशन लोन में उनको किस तरह से मदद की जाए, और मतलब खासकर 25 लाख हमारे। रुपए फी हो गए और रहना खाना टोटल कितने साल का एमबीए? नहीं 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 नहीं, ये 25 लैक्स तो 2 इयर्स का उसका एक प्रॉपर फीस होगा, अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन। लेकिन मैं उन्हें मैं क्या बोल रही हूँ कि पूरा एक गाइडेंस देना चाहती हूँ कि जो मेरी लाइफ जर्नी हुई है मिनिमम सेम लाइफ। कितना पैसा चाहिए अगर इस फ्रेम में 50 लाख रुपए? अगर आपको स्विट्जरलैंड पढ़ने आना है तो 2 साल के लिए आपको कम से कम 50 लाख रुपए चाहिए, जिसमें आपकी फीस और आपका रहना खाना कवर होगा। अगर आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो। और उसके साथ साथ बच्चे पार्ट टाइम जॉब करके ये 50 लाख रुपए 2 साल में कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। आराम से अब बच्चा 3 लाख रुपए अगर कमाएगा तो वो दाखिले का अपना रिटर्न प्रोसेस कर। क्या है? प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी दाखिले के लिए क्या प्रोसेस है? देखिए, यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो इंग्लिश को प्रेफरेंस उतना नहीं देती हैं, बिकॉज इनकी अपनी खुद की प्रॉपर लैंग्वेज है। लाइक मैं जहाँ रह रही हूँ, ये फ्रेंच, यहाँ पर फ्रेंच स्पीकिंग कंट्री है, जिनेवा जो सिटी है। यहाँ पर 3 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं स्विट्जरलैंड में, जर्मन, इटालियन और फ्रेंच। तो ये लोग इंग्लिश को प्रायोरिटाइज नहीं करते कि हमें इंग्लिश ही चाहिए आपसे। तो आइल्स तो यहाँ पर प्राइवेट यूनिवर्सिटी डिमांडिंग नहीं होती है। आइल्स का कोई सवाल नहीं है, आपका अगर विदाउट आइल्स भी आपका एडमिशन हो सकता है। कुछ कैंपसेस में कुछ इंस्टीट्यूट कराते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर 1 ईयर का एमबीए होता है। उस 1 ईयर के एमबीए में आपको प्रॉपर आपके लेक्चर्स होंगे मॉर्निंग। और यहाँ पर डिजाइन होता है प्रोफेशनल। अगर एमबीए कर रहे हैं तो आफ्टर 5 लाख 5 to 8 आपकी क्लासेस होंगी, और होल डे आप वर्क कर सकते हो, और अपना जो अपने एक्सपेंसेस के लिए आप अर्न कर सकते हो। तो उस तरह के ये डिजाइन करते हैं कोर्सेज। और फिर आफ्टर 1 ईयर आप 1 ईयर का और एक्सटेंड करा सकते हो अपना वीजा ऑन बिहाफ ऑफ योर एमबीए। और फिर उसके साथ साथ आप जॉब ढूंढ के यहाँ पर किसी भी कंट्री में आप सेटल्ड हो सकते हो, लाइक जर्मनी। क्योंकि स्विस एजुकेशन यूरोप में सबसे बेस्ट एजुकेशन है। अगर यूरोपियन कंट्री में नंबर 1 एजुकेशन का जो टैग दिया जाता है वो स्विस डिग्रीज को दिया जाता है। तो स्विस डिग्रीज के बाद जर्मनी, इटली, क्रोएशिया, फ्रांस, यहाँ पर जॉब मिलने के चांसेस ज्यादा तो रहते हैं। हमारे जैसे जो उम्रदराज लोग हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन तो कर रखा है, वो हम्म। कुछ नया पढ़ाई करना चाहते हैं उन देशों में तो? आपके एज के लोग हमारे साथ एमबीए करते हैं, जो अपने कंपनीज में प्रमोशन चाहते हैं। तो मास्टर्स करने के लिए और पीएचडी करने के लिए कोई एज नहीं होती है। आप मास्टर्स कभी भी कर सकते हो, 1 साल का। इवन मेरी खुद की बेस्ट फ्रेंड यहाँ पर साथ में रहती है, वो शी इज 35 और शी इज डूइंग एमबीए विद मी। तो वो मेरे ही कॉलेज में एमबीए कर रही है। तो ऐसे करके तो वो उसके लिए कोई प्रिडिक्टेड एज नहीं होती कि हाँ ये कुछ है। तो कभी भी कर सकते हैं, कहने का मतलब है उसके लिए कोई एज बैरियर नहीं है। दाखिला आसानी से मिल जाता है? अगर मैं कराऊंगी तो। क्यों? क्योंकि मैं प्रॉपर गाइडेंस के साथ, अगर आप खुद से करेंगे तो हो सकता है आप एक दो, इवन मेरे भी 2 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उनके वीजा अप्रूव्ड हुए हैं। 28 सितंबर को जिनेवा में ही आ रहे हैं। एक पंजाब का लड़का है और एक दिल्ली का है। तो उनका मैंने पूरा कॉलेज में एडमिशन वीजा सब कुछ मैंने कराया है। तो अभी उनका कॉल आया था कि दीदी वीजा अप्रूव्ड हो गया है, तो आई एम सो हैप्पी। अब ये चीज मैं शोकेस नहीं करना चाहती हूँ, ज्यादा से ज्यादा हाईलाइट नहीं करती हूँ, तो लोगों को पता नहीं। अदरवाइज मुझे जो भी एक प्रॉपर प्रोफाइल वाले बच्चे स्टूडेंट्स मुझे कांटेक्ट करते हैं, मैं उनका पूरा गाइडेंस करती हूँ। और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैं चार्ज नहीं करती हूँ। ये मेरा एक समाज सेवा है, मेरे मेरे तरीके का समाज सेवा है ये। रोहिणी, भारत में बहुत फेमस हो गए हैं आप, ग्लोबली लोग आपको रिकॉग्नाइज करते हैं, पूरी दुनिया आपको जानती है। लास्ट 30 सेकेंड है हमारे पास। हम्म। आ, खुश हैं आप, और या इससे और जिम्मेदारी महसूस होती है? मैं तो बहुत खुश हूँ इससे। और आप बोल रहे हैं भारत में बहुत फेमस, तो मुझे नहीं लगता कि मैं अभी इतनी फेमस हुई हूँ। हाँ, आप ग्लोबली हमारी फेमस हैं। हाँ, ग्लोबली मैं फेमस हूँ। और ये सिर्फ और सिर्फ मैं जो करती हूँ उसको मैं एक्सप्रेस करती हूँ। लाइक अगर मैं पढ़ने आई तो मैंने इसको खुल के बताया। कुछ लोग बताना ही नहीं चाहते। इवन मेरे साथ में जो बच्चे गए,
उन्होंने आज तक है अपनी अम्बेडकरवादी आइडेंटिटी। रोहिणी घाबरी। आगे फिर से हम इनसे बातचीत करेंगे। शुक्रिया रोहिणी, हमें समय देने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। जय भीम। नमस्ते। जय भीम। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।